साल था 1925। एक भागती ट्रेन अचानक रुक जाती है और कुछ नौजवान अंग्रेज सरकार का खजाना लूटकर पूरे साम्राज्य को एक चुनौती देते हैं। ये कोई साधारण डकैती नहीं थी, बल्कि आज़ादी की जंग का ऐलान था। नाम था काकोरी कांड और इसके पीछे थे ऐसे वीर जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। आज हम जानेंगे हमारे वीरों की सच्ची कहानी। साल था 1920। पूरा भारत एक गहरी बेचैनी में जी रहा था। गांव गांव, शहर शहर, हर ओर दमन और अत्याचार का वातावरण था। अंग्रेज सरकार अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, लेकिन जनता का गुस्सा भी अब चरम पर पहुंचने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में भारत से लाखों सैनिकों को जबरन मोर्चे पर भेजा गया। उनमें से हजारों कभी लौटकर ही नहीं आए। जो लौटे वो भी बदहाल और टूटी हुई जिंदगी लेकर घर पहुंचे। अंग्रेजों ने वादा किया था कि युद्ध के बाद भारत को कुछ स्वराज दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। दमन और कड़ा हो गया। गांव के खेतों से लेकर शहर के महलों तक हर जगह करों का बोझ बढ़ा दिया गया। गरीब किसान अपनी जमीन बेचने लगे, मजदूर पेट भर रोटी के लिए तरसने लगे। इसी बीच 1919 में आया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल को अमृतसर के उस बाग में निहत्थे हजारों लोगों पर गोलियां बरसाई गई। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब खून से लथपथ जमीन पर गिरते गए। यह घटना पूरे भारत में बिजली की तरह फैल गई। हर हर ओर से आवाज उठी, अब बहुत हो चुका। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों लोग जुड़ गए। लोगों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, अदालतों का बहिष्कार किया, ब्रिटिश सामान जलाया। पूरा देश आज़ादी की लहर में डूब गया था। लेकिन 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई। गांव के लोगों ने गुस्से में पुलिस चौकी जला दी और कुछ सिपाही मारे गए। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इससे युवा क्रांतिकारियों को बहुत गहरी चोट लगी। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या केवल सत्याग्रह और शांतिपूर्व आंदोलन से अंग्रेज भारत छोड़ देंगे? क्या बिना खून बहाए ये जालिम हुकूमत हमें आज़ादी देगी? यही वह समय था जब युवाओं के दिल में हथियार उठाने का संकल्प जन्म लेने लगा। लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, शाहजहांपुर, इन शहरों में क्रांतिकारी संगठन बनने लगे। गुप्त बैठकें होने लगी। युवाओं ने प्रण लिया कि अब अंग्रेजों से सीधी लड़ाई होगी। ऐसे ही माहौल में जन्म लिया एक संगठन ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA). इस संगठन के नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल। उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, मनस्तनाथ गुप्त और कई अन्य क्रांतिकारी। उनका सपना था भारत को स्वतंत्र, गणराज्य और समाजवादी बनाना। लेकिन समस्या थी धन की। क्रांति के लिए पैसा चाहिए था, हथियार खरीदने के लिए, गुप्त पत्र छापने के लिए और साथियों को बचाने के लिए। बिना धन के क्रांति अधूरी थी। यही सोचकर इन युवाओं ने ठानी, अब अंग्रेजों के खजाने से ही धन लिया जाएगा। 1924 की एक ठंडी शाम शाहजहांपुर के एक पुराने मकान में तेल के दिए की हल्की रोशनी के बीच कुछ नौजवान बैठे थे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन भीतर माहौल बेहद गंभीर। राम प्रसाद बिस्मिल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। साथियों, असहयोग आंदोलन के बाद जनता निराश हो चुकी है। हमें नया रास्ता दिखाना होगा। अंग्रेजों से सीधा लड़ाई अब जरूरी है। उनकी आंखों में आग थी। पास बैठे अशफाक उल्लाह खां ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा बिस्मिल्लाह भाई, अब समय आ गया है कि हम खून का एक एक कतरा देश के लिए बहा देंगे। कमरे में मौजूद बाकी युवा भी उत्तेजित हो उठे। उनमें से एक था चंद्रशेखर आजाद। कड़े चेहरे और सख्त आवाज में बोले, अगर आज हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी।
हमें लड़ना ही होगा और अंग्रेजों को दिखाना होगा कि भारत अब गुलाम नहीं रहेगा। उस रात तय हुआ कि एक नया संगठन बनेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA). संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति, जनता को जागरूक करना कि आजादी केवल यातना से नहीं बलिदान से मिलेगी। हथियार, धन और गुप्त ठिकाने जुटाना। हर क्रांतिकारी के मन में जोश था, लेकिन खजाना खाली था। पुस्तकें छपवानी थी, हथियार लाने थे, गुप्त बैठकों और यात्रियों का खर्च चलाना था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कहा, हम भीख मांगकर क्रांति नहीं करेंगे, पैसा उसी से लेंगे जो हमारा हक खा रहा है, अंग्रेज सरकार से। कई दिनों तक चर्चा हुई, आखिरकार योजना बनी। ट्रेनों में सरकारी खजाना ढोया जाता है, जिसे लूटकर संगठन को मजबूती दी जा सकती है। क्रांतिकारियों ने कई हफ्तों तक जांच पड़ताल की। रेलवे की समय सारणी देखी गई। सरकारी खजाना लखनऊ से शाहजहांपुर जाने वाली ट्रेन से भेजा जाता था। एक छोटे शांत से स्टेशन का नाम सामने आया, काकोरी। यहाँ ट्रेन को रोका जा सकता था और अंग्रेजी खजाना हथियाना जा सकता था। चंद्रशेखर आजाद मुस्कुराए और बोले, तो तय रहा, हमारी जंग की शुरुआत काकोरी से होगी। लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में घने पेड़ों के बीच एक सुनसान खेत, यहीं पर कई दिनों से कुछ नौजवान गुप्त अभ्यास कर रहे थे। दिन में वे आम किसानों की तरह दिखते, लेकिन रात ढलते ही हाथों में लाठी, तलवार और कभी-कभी देसी पिस्तौल लेकर जम जाते। उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, आजादी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, मनस्थ नाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक कमरे में इकट्ठे हुए। दीवारों पर नक्शे बने थे, रेलगाड़ियों की समय सारिणी फैली हुई थी और बीच में रखी थी एक पुरानी अलमारी जिसमें हथियार छिपाए गए थे। बिस्मिल्ला बोले, साथियों, 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर जाने वाली डाउन ट्रेन में सरकारी खजाना होगा। यही मौका है। अशफाक ने उत्साह से कहा, हम ये खजाना जनता का धन समझकर उठाएंगे। इससे हमारा संगठन मजबूत होगा और अंग्रेजों को सीधा संदेश जाएगा। आजाद ने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन याद रहे, किसी निर्दोष यात्री को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी लड़ाई अंग्रेजी सरकार से ही है, जनता से नहीं। देसी पिस्तौलें जो चोरी छिपे खरीदी गई, लाठियां और तलवारें जिन्हें सामान्य गांव वाले भी छिपा सकते थे। चेन खींचकर ट्रेन रोकने का अभ्यास बार बार किया गया। राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की गति और दूरी का अनुमान लगाने की जिम्मेदारी ली। मनमनाथ गुप्त ने यह सीखा कि कैसे ट्रेन की चाबीदार ताले तोड़े जाएंगे। हर क्रांतिकारी को नया नाम और पहचान दी गई ताकि पुलिस उन्हें आसानी से पहचान न सके। पत्रकार में कोड वर्ड इस्तेमाल होते थे, जैसे बारात का मतलब होता था हमला, मेहमान का मतलब होता था पुलिस। 9 अगस्त की तारीख नजदीक आती जा रही थी। हर कोई बेचैन था। कभी रात में वे छत पर बैठकर तारे देखते और वापस में कहते, क्या पता अगली सुबह हम में से कौन जिंदा रहेगा और कौन फांसी पर चढ़ेगा। लेकिन मौत का खौफ किसी के चेहरे पर नहीं था, बल्कि सबकी आंखों में चमक थी, आजादी की चमक। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 9 अगस्त 1925। सूरज ढल रहा था। लखनऊ स्टेशन में एक ट्रेन चलने वाली थी। उसमें वही सरकारी खजाना रखा था जिसे अंग्रेज सुरक्षित मान रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस खजाने की किस्मत बदलने वाली है। 9 अगस्त 1925 सूर्यास्त के बाद अंधेरा गिर चुका था। लखनऊ स्टेशन से शाहजहांपुर जाने वाली डाउन ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर दौड़ रही थी। डिब्बों में यात्री नींद की तैयारी में थे, लेकिन कुछ सीटों पर बैठे कुछ युवक असामान्य रूप से चुप थे। ये वही थे हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला
अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथनाथ गुप्त, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद जो दूर से सुरक्षा दे रहे थे। सबकी नजरें उस लोहे के बक्से पर थी जिसमें सरकारी खजाना रखा था। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, अचानक जोर की झटकेदार आवाज हुई। राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन खींच दी। ब्रेक लगाने से ट्रेन रुक गई। यात्री घबराकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। अंधेरे में हथियारों से लैस नौजवान कूद पड़े। बिस्मिल्लाह ने जोर से आवाज दी, किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम जनता के दुश्मन नहीं है, हमारा निशाना सिर्फ अंग्रेज सरकार का खजाना है। गार्ड के डिब्बे में रखा लोहे का बड़ा संदूक उतारा गया। लोग देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। क्रांतिकारी पसीने से लथपथ लेकिन जोश से भरपूर संदूक को तोड़ने लगे। मनमथनाथ गुप्त ने हथौड़ा चलाया। धड़ाम धड़ाम लोहे की आवाज सुनकर डिब्बे में बैठे लोग सहम गए। आखिरकार ताला टूटा। सिक्कों और नोटों की चमक रात की अंधेरी बिजली सी कौंधी। योजना थी कि सब शांतिपूर्वक हो जाएगा, लेकिन तभी गलती से गोली चल गई। एक यात्री घायल हो गया। बिस्मिल गुस्से से बोले, किसने गोली चलाई? मैंने कहा था किसी आम इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। फिर भी क्रांतिकारियों ने खजाना जल्दी इकट्ठा किया। लगभग 8,000 रुपए निकाल लिए गए। क्रांतिकारियों ने तेजी से जगह छोड़ी। कुछ साइकिलों पर, कुछ पैदल और कुछ खेतों की आड़ लेकर भाग निकले। पीछे ट्रेन खड़ी थी। यात्री हक्के बक्के थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो हुआ वह सच था या सपना। लेकिन अंग्रेज सरकार के लिए यह सपना नहीं, एक कड़वा सच था। उनके राज को सीधी चुनौती दी गई थी। उस रात काकोरी की धरती पर सिर्फ एक डकैती नहीं हुई थी, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा बिगुल बज चुका था। बहुत बढ़िया। काकोरी की घटना के अगले ही दिन पूरे ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकारी अफसरों की नींद उड़ गई थी। एक तरफ अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइन थी, भारतीय डाकुओं ने सरकारी खजाना लूटा। दूसरी तरफ भारतीय जनता कानाफूसी कर रही थी, यह डकैती नहीं, क्रांति की शुरुआत है। लखनऊ कमिश्नर ऑफिस में बड़े अफसर जमा थे। टेबल पर नक्शे, फाइलें और खुफिया रिपोर्ट फैली हुई थी। सर विलियम हैटिंगटन, पुलिस के बड़े अफसर, ने गुस्से में मुट्ठी मारी। यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह हमारी हुकूमत को खुली चुनौती है। अगर इन्हें तुरंत नहीं पकड़ा गया तो पूरे भारत में आग लग जाएगी। इंटेलिजेंस विभाग को आदेश मिला, हर संदिग्ध पर नजर रखो, गुप्तचर गांव-गांव भेजो, स्थानीय मुखबिरों को पैसे देकर क्रांतिकारियों की जानकारी लो। रेलवे गार्ड और यात्रियों से पूछताछ हुई। ट्रेन रोकने, बक्सा तोड़ने और गोली चलने की हर डिटेल दर्ज की गई। धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे। सबसे पहले पकड़ा गया बनवारी लाल। कमजोर दिल वाला यह साथी पुलिस के दबाव में टूट गया। उसने कई नाम उगल दिए। अगले कुछ हफ्तों में जगह जगह छापे पड़े। राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर से पकड़ा गया। अशफाक उल्ला खां दिल्ली से गिरफ्तार हुए। राजेंद्र लाहिड़ी बनारस से पकड़े गए। मनमनाथ गुप्त और अन्य साथियों को भी दबोच लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हाथ नहीं आए। वह हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाते थे। उनका नाम अब अंग्रेजी फाइलों में दर्ज हो चुका था। भारत का सबसे खतरनाक क्रांतिकारी। जब क्रांतिकारी पकड़े जा रहे थे, तब हर जगह से एक ही आवाज उठ रही थी, ये डकैत नहीं है, ये हमारी हीरो है। लोग जेलों के बाहर इकट्ठे होते नारे लगाते और बच्चों को कहते, देखो बेटा, ये है सच्चे वीर। लखनऊ सेंट्रल जेल, ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों के पीछे अब कई क्रांतिकारी बंद थे। बाहर जनता का सैलाब
उमड़ता था, लेकिन अंदर अदालत का माहौल तनाव और सन्नाटे से भरा हुआ था। 1926 की शुरुआत में काकोरी कांड का मुकदमा चलना शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार ने इस केस को राजद्रोह और आतंक करार दिया। वही जनता के लिए यह मुकदमा क्रांति बनाम गुलामी था। कोर्ट के सामने जब राम प्रसाद बिस्मिल को पेश किया गया तो उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि गर्व की चमक थी। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप पर लगे आरोप स्वीकार है? बिस्मिल ने जोर से कहा, हाँ, हम मानते हैं कि हमने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटा है, लेकिन हमने यह जनता की भलाई और देश की आजादी के लिए किया। पूरा कोर्ट हॉल खामोश हो गया। कुछ लोग फुसफुसाए, सचमुच वीर है यह। दर्जनों गवाह लाए गए। पुलिस ने बनवारी लाल के बयानों को सबूत बनाया। हथियार, नक्शे और जब्त किए गए पत्र कोर्ट में पेश हुए। अशफाक उल्लाह खान ने अदालत में कहा, अगर हमें देशभक्ति के लिए फांसी मिलती है तो हमें उस पर भी गर्व होगा। उनकी आवाज में ऐसा जोश था कि ब्रिटिश जज भी कुछ पलों के लिए चुप हो गए। हर सुनवाई के दिन जेल और अदालत के बाहर हजारों लोग इकट्ठा होते। महिलाएं तिलक और फूल लेकर खड़ी रहती। लोग नारे लगाते, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद अमर रहो। ब्रिटिश सरकार को पहली बार महसूस हुआ कि यह मुकदमा सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। लंबे मुकदमे के बाद 6 अप्रैल 1927 को सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा। बाकी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास और कठोर दंड। जब फैसला सुनाया गया तो अदालत में मौजूद लोग रो पड़े, लेकिन क्रांतिकारी मुस्कुरा रहे थे। बिस्मिल ने वही कहा, हम हंसते हंसते जान देंगे ताकि भारत हंसते हंसते जी सके। साल 1927 का अंत। लखनऊ जेल और गोड़ा जेल की दीवारों अब इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी देखने वाली थी। 17 सितंबर 1927 की सुबह गोड़ा जेल राजेंद्र लाहिड़ी को सबसे पहले फांसी दी जानी थी। वह शांत भाव से तैयार हुए, माथे पर तिलक लगाया और मुस्कुराकर जल्लाद से बोले, आओ भाई, जल्दी करो, देश मेरा इंतजार कर रहा है। फांसी के फंदे पर चढ़ते समय उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, भारत माता की जय, और पलक झपकते ही उनका शरीर झूल गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। 19 सितंबर 1927 अलीगढ़ जेल। रोशन सिंह एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन हिम्मत से किसी से कम नहीं। जब उन्हें फांसी के लिए जाया गया तो उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चमक थी। उन्होंने आखिरी बार कहा, मेरे खून की हर बूंद इस मिट्टी को आजाद करेगी। 19 सितंबर की भोर गोरखपुर जेल। बिस्मिल्लाह को पता था कि अब अंतिम समय आ गया है। उन्होंने अपनी प्रिय कविता की पंक्तियां गाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था तो जेल के कैदी नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए बिस्मिल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं भारत माता के चरणों में अपना बलिदान अर्पित करता हूँ। 19 सितंबर फैजाबाद जेल। अशफाक उल्लाह खां पूरी रात कुरान की आयतें पढ़ते रहे। सुबह जब जल्लाद आया तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी रूह अल्लाह को और अपना खून वतन को सौंप दिया है। फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 3 दिनों के भीतर 4 सपूत फांसी पर चढ़ गए। पूरे भारत में शोक और गर्व की लहर दौड़ गई। गांव-गांव, शहर-शहर लोग कहने लगे, यह मौत नहीं, यह अमर बलिदान है। माएँ अपने बच्चों को बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र और रोशन सिंह की कहानियां सुनाकर कहती, देखो बेटा, ऐसे होते हैं सच्चे वीर। 1925 के काकोरी कांड ने पूरे भारत को हिला दिया। अंग्रेज सरकार को पहली बार महसूस हुआ था कि भारतीय युवा अब केवल भाषाओं और
सभाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हथियार उठाने और जान देने को तैयार है। जिन 4 वीरों को फांसी दी गई, उनकी शहादत ने जनता के दिलों में आग जला दी। गांवों में लोग रात को ढोलक बजाकर उनकी गाथाएं गाते। स्कूलों के बच्चे उनकी तस्वीर छुपाकर किताबों में रखते। महिलाएं अपने बेटों को वीरता की कहानियां सुनाती। काकोरी कांड से 2 बड़े संदेश सामने आए। क्रांति के लिए संगठन जरूरी है। HR हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अब और मजबूत बनने लगा। बलिदान ही प्रेरणा है। शहीदों की शहादत ने हजारों नए युवाओं को आजादी की लड़ाई में खींच लिया। इन्हीं से प्रेरित होकर आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी और उभरे। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि काकोरी कांड से डरकर भारतीय चुप हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। हर गांव, हर शहर में लोग और ज्यादा साहसी हो गए। क्रांति की ज्वाला बुझने के बजाय और तेज हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल की कविताएं आज भी आजादी की गूंज बनकर गाई जाती है। अशफाक उल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह की बहादुरी हर किसान और मजदूर को गर्व दिलाती है। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि आजादी की नींव खून और बलिदान पर टिकी है। आज भी जब काकोरी की पटरियों पर ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे उन वीरों की आत्माएं आ रही हो। इनकलाब जिंदाबाद। काकोरी कांड केवल एक ट्रेन डकैती नहीं था, बल्कि यह था आजादी की और बढ़ता हुआ सबसे बड़ा कदम। इसने देश को यह सिखाया कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है तो कुर्बानी देनी होगी। काकोरी कांड के 4 शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह हमेशा अमर रहेंगे। उनकी शहादत ने भारत की आजादी की नींव मजबूती दी और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि देश सबसे ऊपर है और उसके लिए हंसते हंसते जान देना ही सच्ची देशभक्ति है।